गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं रोली वर्मा राजकिशोरी देवी शिक्षा प्रशिक्षण सेवा संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को मैंने पिछले लास्ट 5 क्लासेस में बताया था, स्पीच प्रोडक्शन एंड स्पीच डेवलपमेंट में कौन कौन से बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, स्पीच प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है, क्या प्रोसेस है, स्पीच डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, वॉइस डिसऑर्डर कौन से होते हैं, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कौन से होते हैं। इन सब से मैंने आपको अपने लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। आज हम लोग का यूनिट नंबर 5, जैसा कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या होती है। ऑडिटरी मीन्स सुनना, सुनने का प्रशिक्षण, वर्बल माने ओरली बोलना, थेरेपी मीन्स थेरेपी देना, टेक्निक्स। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या होती है? सबसे पहले हम चीज समझते हैं, जैसे कि एक बच्चा है ब्लाइंड है, एक बच्चा है जो हेयरिंग इंपेयरमेंट है, सुन नहीं सकता जन्म से, लेकिन कोक्लियर इंप्लायमेंट के बाद उस बच्चे ने प्रारंभिक रूप से सुनना शुरू किया। जब बच्चा प्रारंभिक रूप से सुनना शुरू करता है तो बच्चे की जब सुनने की पावर आ जाती है तो बच्चे को हम सबसे पहले लिंग्विस्टिक साउंड से ही इंट्रोड्यूस कराते हैं। जब लिंग्विस्टिक साउंड से बच्चा इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हम उन्हें अदर साउंड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो फोनेम्स पढ़ाते हैं, फिर शब्द पढ़ाते हैं, शब्द से वाक्य पढ़ाते हैं। सबसे पहले लिंक्स अप्रोच में क्या क्या होता है? लिंग्विस्टिक साउंड्स होते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को डिस्कस भी किया होगा कि लिंग्विस्टिक साउंड कौन कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, श, श, ये लिंग्विस्टिक साउंड्स हैं, जिसमें इस थेरेपी में हम सबसे पहले बच्चे को सुनने का प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें हम बच्चे को इन साउंड से इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसा कि वाणी एक जटिल प्रक्रिया है, परंतु एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जिनकी श्रवण क्षमता सामान्य व्यक्ति की है, जो सामान्य रूप से सुन सकते हैं, उनमें यह प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। इस प्रोसेस को ये आसानी से हैंडल कर, परंतु जो बच्चे श्रवण अक्षम होते हैं उनमें वाणी एक जटिल समस्या होती है। वाणी को उत्पन्न करना या वाणी को बोलना, वाणी को समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें जैसा कि सूचना का वाणी एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है जो मस्तिष्क से प्राप्त सूचनाओं के आधार पे वाणी का उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले जब हम अपने श्वसन के द्वारा जो हवा को अंदर लेते हैं, वो हवा हमारे लंग्स के थ्रू मॉडिफाइड होकर के बाहर निकलती है। जब लंग्स के थ्रू बाहर निकलती है तो वो हमारे ओरल कैविटी में जाती है। ओरल कैविटी में वो इंप्रूव होकर के वोकल फोल्ड के द्वारा, हमारे आर्टिकुलेटर्स के द्वारा शब्दों के रूप में बाहर निकलती है। ये तो हमारा हो गया कि वाणी कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे बोला जाता है। वोकल फोल्ड क्या होता है? वोकल फोल्ड हमारे ट्रैकिया में वी आकार की एक संरचना होती है जो शब्दों को बोलने के लिए एक टाइम के अनुसार खुलता है और बंद होता है, खुलता है और बंद होता है। इस में हम वोकल फोल्ड कहते हैं। इस कंपन को मुखीय या मुख गुहिका सक्रिय तथा निष्क्रिय अंगों की सहायता से शब्दों और अक्षरों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे वाणी कहते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य बच्चों में जन्म से अपने आप ही स्वतः शुरू हो जाती है, परंतु जब बच्चे दिव्यांग होते हैं तो यह प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। इसमें हम ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच क्या होता है? इसमें हमेशा एक शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट हम कह सकते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है। ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच किसे कहते हैं? मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट्स क्या होती हैं? एसोसिएशन फोनेम्स यूनिट मेथड क्या है? और ऑडिटरी वर्बल थेरेपी किसे कहते हैं? क्यूड स्पीच, ये सब हम अपने लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच क्या होता है? ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच में यह वाणी शिक्षण की एक प्रमुख विधि मानी जाती है। सन 1992 में प्लेटिया ग्लोबल ने इसे दिया था। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसे बच्चे, दिव्यांग बच्चे
वाणी की शिक्षण प्रक्रिया को सफल बना पाते हैं। ऑडिटरी ओरल, ऑडिटरी ऑरल, ऑडिटरी वर्बल। इसमें 3 प्रकार के शब्द समाहित होते हैं। सबसे बात करते हैं ऑडिटरी ओरल की। प्लेका की मानना है कि श्रवण बाधित बच्चे से वाणी शिक्षण से जोड़ने के बाद सुनकर बोलकर अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वाणी को आसानी से सीख पाते हैं। अब बात करते हैं ओरल और ऑरल की। यह एक द्वितीय चरण है। ओरल और ऑरल, इसके अंतर्गत जब किसी भी श्रवण दिव्यांग बच्चे में सुनने मात्र से वाणी का शिक्षण प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। सुनकर चीजों को समझना। ऑडिटरी वर्बल क्या है? ओरल ऑरल क्या है? इसमें बच्चा पहले शब्दों को सुनता है फिर बोलता है। ऑडिटरी वर्बल क्या है? पोल्का के द्वारा दिया गया यह सबसे तीसरा प्रमुख सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत श्रवण दिव्यांग बच्चे सुनकर समझने के पश्चात बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब पहली प्रक्रिया में बच्चे जो सुनते हैं डायरेक्टली हम उसे बोलते हैं, परंतु दूसरी प्रक्रिया में बच्चे जो सुनते हैं उसको सुनकर समझ करके उत्तर देते हैं। यह तीनों गुण होना बहुत ही आवश्यक है। मल्टी सेंसरी सिलेबल अप्रोच या उपागम दिव्यांग बच्चों में वाणी सीखने का एक सबसे प्रमुख साधन है, जिसमें बच्चे अपने मल्टी सेंसरी अंगों के द्वारा शब्दों को सीख पाते हैं और बोल पाते हैं। श्रवण दिव्यांग बच्चों को मल्टी सेंसरी अप्रोच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति या बच्चे सीखने के दौरान एक से अधिक अंगों का उपयोग करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो वह अपने विजुअल या टचिंग मेथड से भी उन चीजों को, उन वर्णों को सीखने का प्रयास करता है। आदमी के हाव भाव को भी देख करके उन वर्णों को सीखने का प्रयास करता है। इसके 4 स्टेप्स होते हैं, जिसे ब्रैकेट कहते हैं। V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, K फॉर काइनेटिक और T फॉर टेक्टाइल। दृश्य, श्रव्य, गत्यात्मक और स्पर्श गत्यात्मक। इन सभी पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखने को अवश्य एग्जाम में आता है। ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच, इसका उद्देश्य क्या होता? ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच की सहायता से बच्चे में बची हुई जो भी क्षमता होती है उनका उपयोग करके हम उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। डायरेक्ट स्पोकन लैंग्वेज, बच्चा डायरेक्टली ही बोलना सीख पाए। दूसरा है टू एलेट ए स्पेसिफिक यूनिट ऑफ स्पीच, या वाणी के उस स्पेसिफिक पहलू को समझ पाए जिन्हें सामान्य बच्चे भी समझ पाते हैं। फॉर मॉनिटरिंग स्पीच, ऐसा हो कि बच्चों की जो स्पीच हो उस पर मॉनिटरिंग की जा सके। अब हम बात करते हैं 5.2 यूनिट की, इंट्रोडक्शन टू लिंक्स अप्रोच। जैसा कि लिंक्स अप्रोच मैंने अभी आपको लिंक 6 साउंड से इंट्रोड्यूस कराया। लिंक 6 साउंड्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, श, ये साउंड्स होते हैं। ये लिंक्स अप्रोच श्रवण बाधित बच्चों के वाणी शिक्षण के लिए यह सुविधा बनाई गई है, जिसमें एक लिंक्स ने एक अप्रोच दिया है जिसे लिंक 6 साउंड्स के अप्रोच के नाम से जाना जाता है। इसमें श्रवण सामान्य बच्चों के वाणी एवं भाषा विकास तो वातावरणीय कारकों के कारण सुनने के फलस्वरूप सही उम्र में सही हो जाती है, परंतु एक विशेष बच्चा जो सुनने में अक्षम है उसके लिए वाणी सीखना एक कठिन समस्या है, जो स्वतः नहीं हो सकती। अर्थात उन्हें हमें वाणी सिखानी पड़ती है किसी अलग अलग मेथड से। इसके कई स्टेप्स में होते हैं, कई स्टेप्स को विभाजित किया, जैसा
फोनेटिक लेवल, फोनोलॉजिकल लेवल। फोनेटिक लेवल में है, सबसे पहले हम व्यंजन से स्वर ध्वनियों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके अंतर्गत श्रवण दिव्यांग बच्चे के गले में उत्पन्न होने वाले व्यंजन के स्वरों या ध्वनियों से जोड़ा जाता है, अर्थात सर्वप्रथम शिक्षक या चिकित्सक के द्वारा बच्चे के गले में आवाज उत्पन्न हो जाती है। यदि यह आकलन किया जाता है, इस दौरान यह ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को जो साउंड सुनाया जा रहा है, जो ध्वनियां सुनाई जा रही है, क्या वो उन्हीं ध्वनियों को उच्चारण कर रहा है। अर्थात फोनोलॉजिकल लेवल क्या है? इसके अंतर्गत श्रवण दिव्यांग बच्चों के मुख से निकलने वाले स्वर कंपन के साथ साथ व्यंजन ध्वनियों को जोड़कर बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। अर्थात वोकल कॉर्ड में अंगों की सहायता से व्यंजन ध्वनियों को उच्चारित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका मेथड क्या है? वोकलाइजेशन, अटेंशन, लिंग्विस्टिक लेवल एंड ओरल कैविटी आदि की सहायता से स्वर और व्यंजन ध्वनियों को एक साथ जोड़कर उच्चारित करने के लिए किया जाता है। इस पे एक क्वेश्चन जरूर शॉर्ट आता है, फोनेटिक लेवल और फोनोलॉजिकल लेवल में डिफरेंस बताइए। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जैसा कि इसमें पहला डिफरेंस है स्वतंत्रता पूर्वक कहने के लिए गले से आवाज उत्पन्न करना। दूसरा है, पहले में क्या है, मैंने जो सुना मैंने वही उच्चारित किया। दूसरे में क्या है, मैंने संप्रेषण के दौरान जो सुना उसे समझा फिर बोला। फोनोलॉजिकल लेवल में हम फोनेम्स को समझते हैं फिर उत्तर देते हैं। इसमें दूसरा स्टेज क्या है, यह पूर्व ज्ञान से सिगमेंटल पर आधारित होता है। यह विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अर्थ पर आधारित होता है। स्टेज नंबर 3, यह आवाज नियंत्रण के साथ साथ स्वर और संयुक्त स्वर सभी को अभिग्रहित करने के लिए मदद करता है। लेकिन फोनोलॉजिकल लेवल में क्या है, इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की स्वर ध्वनियों के अप्रोक्सीमेट वर्णों से पर किया जाता है। स्टेज नंबर 4, इसका प्रयोग व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण करने के तरीके पर किया जाता है, अर्थात उन ध्वनियों के लिए आवाज की गुणवत्ता बनाई जाती है जो बोलने के तरीकों पे बदलाव को प्रदर्शित करते हैं। स्टेज नंबर 5 क्या है, स्वर व्यंजन ध्वनियों के स्थान के आधार पर उन्हें हम ग्रहण करना। एक से अधिक फोनोलॉजिकल लेवल में क्या है, एक से अधिक शब्दों के लिए प्रयोग करना वर्णों को। यह हमारी 5.2 यूनिट आई होप खत्म होती है। यहां हमारे स्पीच, लैंग्वेज और स्पीच प्रोडक्शन का टॉपिक यही समाप्त होता है। आज हम इस टॉपिक पे आधारित उन सभी लॉन्ग क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड स्पीच प्रोडक्शन में हमारा पहला यूनिट यही था। इसमें हमारे से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि वाणी क्या है और वाणी की उत्पत्ति कैसे होती है। इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसमें बच्चे को सबसे पहले वाणी को परिभाषित करना होता है और उसमें कौन कौन से तंत्र कार्य करते हैं, जैसे हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी और रेजोनेटरी सिस्टम एंड रेगुलेटरी सिस्टम, इन सभी को डिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद आता है स्पीच की ओवरलेड फंक्शन क्या है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, स्पीच के ओवरलेड फंक्शन किसे कहते हैं। इस पे एक शॉर्ट नोट हमेशा से आया है। उसके बाद आता है आपका सामान्य वाणी की
वाणी के कार्य क्या है? ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाणी के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला एक प्रमुख क्वेश्चन है। इसमें भी आप वाणी के उन सामान्य गुणों को इंट्रोड्यूस कराइए, बताइए बच्चों को। उसके बाद आता है आपका स्पीच किसे कहते हैं। सामान्य वाणी की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है सामान्य वाणी की? उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, संप्रेषण पूर्ण होनी चाहिए और आवाज की गुणवत्ता होनी चाहिए, उनमें उतार चढ़ाव होना चाहिए, सजीवता होनी चाहिए, वक्ता के हाव भाव का अर्थ समझ में आना चाहिए, पर्याप्त तीव्रता, स्पष्टता, ये सब होनी चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है हमारा, वाणी के कार्य कौन कौन से हैं? वाणी के बहुत प्रमुख कारण, ध्यान आकर्षित करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना और भावनाओं को व्यक्त करना, बोली के द्वारा व्यक्तित्व की पहचान, मनोरंजन के लिए। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे भी आता है, स्पीच के पैरामीटर्स को बताइए। स्पीच के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि नॉन सेगमेंटल क्या है, नॉन सेगमेंटल्स को बताइए। क्वालिटी, लाउडनेस, पिच और वॉइस डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है सेगमेंटल, आर्टिकुलेशन, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स, इनको डिस्क्राइब करिए। वॉइस डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। फ्रेजिंग किसे कहते हैं। वाक्यांश शैली क्या है, इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारा। क्यूड स्पीच किसे कहते हैं, इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। क्यूड स्पीच क्या है, जब हम अपने बॉडी को, अपने चेस्ट और हैंड मूवमेंट को चेस्ट लेवल तक करते हैं तो उसे हम क्यूड स्पीच कहते हैं। इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हमारा। दूसरा होता है मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन को बताइए। वाणी उत्पन्न करने वाले तंत्र को चित्रों के माध्यम से डिस्क्राइब करिए। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है। अधिकतर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन इस पे भी आता है, आर्टिकुलेशन किसे कहते हैं, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स को बताइए। यानी उच्चारण किसे कहते हैं, उच्चारण तंत्र को बताइए या उच्चारण तंत्र के प्रकार को बताइए। उच्चारण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। ये अपने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर भी मैं 2 लाइन इस पे आपको बताना चाहूंगी कि आर्टिकुलेशन होता क्या है। उच्चारण तंत्र कौन कौन से होते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार के उच्चारण अंग होते हैं, एक सक्रिय, दूसरा निष्क्रिय। सक्रिय उच्चारण तंत्र जो है वो प्रॉपर्ली मूवेबल होते हैं, चलन होते हैं, जैसे हमारा लोअर जॉ, टंग, टीथ, लोअर टीथ, सॉफ्ट पैलेट, ये हमारे आर्टिकुलेशन है, एक्टिव आर्टिकुलेशन। और पैसिव कौन से हैं, जो नॉन मूवेबल, जो नहीं, जिनमें हलचल नहीं होती, जैसे अपर टीथ, अपर जॉ, हार्ड पैलेट, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ये हमारे निष्क्रिय उच्चारण अंग है। कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन इस पे भी पूछते हैं कि उच्चारण तंत्र को डिस्क्राइब करिए। इस पे भी एक शॉर्ट नोट आता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में डिफरेंस लिखिए। उसके बाद है आपका एक क्वेश्चन इस पे भी पूछा है, यूनिट नंबर 1, वाणी के द्वितीयक कार्य को बताइए। वाणी के द्वितीयक कार्य क्या है, जैसा कि वाणी को, शरीर के उच्चारित अंग वाणी को प्रसारित करने में सहायक होते हैं, साथ साथ उनका मुख्य कार्य जीवन दायनी होता है। वाणी एक द्वितीयक कार्य है हमारे शरीर का, वाणी प्राथमिक कार्य नहीं है। हमारे जो तंत्र हैं, जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र,
स्पंदन तंत्र, रेगुलेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, ये जो सिस्टम्स है इनका प्राथमिक कार्य वाणी की उत्पत्ति करना बिल्कुल भी नहीं है। वाणी उत्पन्न करना ये उनका द्वितीयक कार्य है। वाणी की उत्पत्ति का हमारी प्राथमिक कार्य, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य हमारा सांस लेना है। इसी तरह हमारे सारे तंत्रों का अलग अलग कार्य है, जो प्राथमिक कार्य वाणी नहीं है, वाणी एक द्वितीयक कार्य है। इस पे भी आता है एक शॉर्ट नोट, वाणी के द्वितीयक कार्य को बताइए। इसमें एक क्वेश्चन आता है, नॉन सेगमेंटल और सेगमेंटल में डिफरेंस लिखिए। नॉन सेगमेंटल और सेगमेंटल में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से साउंड्स होते हैं? उसके बाद हमारा आता है सुप्रासेगमेंटल। इस पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सुप्रासेगमेंटल क्या है? सुप्रासेगमेंटल वाणी के एक ऐसे गुण हैं जिनसे वाणी संपूर्ण रूप में बोली जाती है। अर्थात सुप्रासेगमेंटल के अंतर्गत ऐसे तत्व अवयव आते हैं जिनको वाणी के पूर्व रूप में ही सही माना जाता है, जैसे इंटोनेशन, स्ट्रेस, फेज, रिदम, ये सभी चीजें वाणी के एक अंग के रूप में कार्य करते हैं। वाणी का एक अलग अलग भाग है। रेट ऑफ स्पीच, सुप्रासेगमेंटल वाणी का वह गुण है जो वाणी के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक सही वाणी बोलने के लिए उसके सुप्रासेगमेंटल पहलू को हमें ठीक करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हमारी वाणी में इंटोनेशन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट स्ट्रेस होना चाहिए। स्ट्रेस का मीन्स यहाँ क्या है? यहाँ हम उन शब्दों पर अधिक जोर देना जो शब्द हमारे उन सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि मैं खाना खाती हूं, यहां मैंने मैं शब्द को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही हूं, अर्थात ये हम मैं शब्द पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। उसके बाद है फेस, रिदम, यानी कि बात करने का वाणी का एक तरीका होना चाहिए बोलने के लिए। रिदम, रेट ऑफ स्पीच, रिदम वाणी में एक एप्रोप्रिएट उतार चढ़ाव होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा, ना कि बहुत कम। उसके बाद रेट ऑफ स्पीच, वाणी जब हम बोलते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ स्पीच होता है वो ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए, क्योंकि जो श्रोता को सुनने में वह वाणी उतनी सही नहीं लगेगी। अर्थात हमें अपनी वाणी को एक सामान्य रेट ऑफ स्पीच में ही बोलना चाहिए। जैसे कि बोलते समय कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फास्ट बोलता है कि तुम ये काम तुम्हें नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा है, क्या ये सुनने में सही लगा? नहीं, ये काम तुम्हें करना जरूरी है, अर्थात ये सेंटेंस सुनने में ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अर्थात रेट ऑफ स्पीच व्यक्ति की वाणी का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर ये सामान्य नहीं होता है तो हमारी वाणी के गुण पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। स्पीच डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेजेस होती हैं? जैसे कौन कौन से स्टेज हैं? प्री लिंग्विस्टिक लेवल होता है, पोस्ट लिंग्विस्टिक लेवल है। वाणी की जो प्रोसेस है वो प्री लिंगुअल भी होता है और पोस्ट लिंगुअल भी होता है। कभी कभी हम वाणी का डिसऑर्डर, बच्चे के सीखने से वाणी जो पूर्व में हमने सीखी है, अगर वो वाणी सही मायने में अगर हम नहीं बोल पाते हैं तो भी इफेक्टेड होती है। सामान्य बच्चों में वाणी के विकास के कौन कौन से चरण हैं? जैसे कूइंग, बैबलिंग, इंटोनेशन, वन वर्ड अल्टरेशन, मैच्योर स्पीच। 0 to 3 मंथ्स क्या होता है बच्चे का? कूइंग स्टेज होता है। बच्चा अलग अलग प्रकार से रोने का प्रोसेस करता है, अलग अलग प्रकार से रोने के साउंड्स को निकालता है, क्रिएट करता है। ये साउंड्स ऐसे होते हैं जैसे भूख लगने पे बच्चा अलग साउंड क्रिएट करता है, किसी माँ को पास बुलाने के लिए किसी और तरह का रोता है। तो मतलब रोने की जो साउंड है, कोई जो प्रोसेस है बच्चे का, वो अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। प्रोसेस अलग अलग होता है। कूइंग 0 to 3 मंथ्स, बैबलिंग 3 to 6 मंथ्स, इंटोनेशन 6 to 1 ईयर, वन वर्ड अल्टरेशन 1 ईयर to 18 मंथ।
ये स्टेज अलग अलग स्टेज होती हैं। ये अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था। वाणी डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज पे इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है कि वाणी की उत्पत्ति कैसे होती है बच्चे में और वाणी का डेवलपमेंट कैसे होता है। वाणी विकास की प्रक्रिया को लिखिए। यह इस तरह से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। वाणी विकास के सभी स्टेजों को लिखिए। उसके बाद यूनिट नंबर 3 से एक क्वेश्चन आता है, प्री रिक्वेस्टिक फॉर नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, सामान्य वाणी एवं भाषा विकास क्या है की आवश्यकता क्या है। इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसमें एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, श्रवण बाधित बच्चों के वाणी एवं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और आई होप एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इस पे कई बार पूछा गया कि बच्चे में श्रवण बाधित बच्चे जो होते हैं उनके वाणी और भाषा विकास पर उनके वातावरण के किन किन कारकों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, या कौन कौन से कारकों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसमें भाषा सीखने के पूर्व और भाषा सीखने के बाद की श्रवण दिव्यांगता। बच्चे में दिव्यांगता दो प्रकार से आ सकती है। श्रवण दिव्यांगता दो प्रकार से आ सकती है। एक बच्चा जो भाषा दिव्यांगता दो प्रकार से आ सकती है, जब बच्चा जन्म से पूर्व बच्चे भाषा सीखने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ हो और तब उसकी सुनने की क्षमता कम हो गई हो, और एक भाषा सीखने से पूर्व यानी जन्म से ही बच्चा जन्म से ही सुन नहीं सकता। इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्री एंड पोस्ट लिंगुअल। यहां हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया प्री एंड पोस्ट क्या होता है। प्री भाषा सीखने से पूर्व और पोस्ट भाषा सीखने के बाद। यानी प्री जब बच्चा सुन नहीं सकता जन्म से पहले, जब कभी उसने लैंग्वेज को सुना ही नहीं, और पोस्ट जब बच्चे ने भाषा सीख ली हो और किसी कारणवश जैसे एक्सीडेंट या इंफेक्शन के कारण बच्चे के सुनने की क्षमता चली गई हो और बच्चे ने भाषा तो पहले से सीखी हुई होती है परंतु धीरे धीरे जो उसकी भाषा है वो धीरे धीरे ना सुनने के कारण कम होती चली जाती है। इस पे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्री एंड पोस्ट लिंगुअल चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट को डिस्क्राइब करिए। श्रवण बाधित बच्चे में भाषा सीखने से पूर्व और भाषा सीखने के बाद प्रभाव को बताइए। लिंक्स अप्रोच क्या होता है, इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लिंग्विस्टिक साउंड्स कौन से होते हैं, लिंक्स अप्रोच को लिखिए। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी किसे कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यूनिट नंबर 4 से आता है स्पीच प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं, श्रवण बाधित बच्चे होते हैं जो सुन नहीं सकते, उनमें स्पीच की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, वो उनमें वाणी के कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। इसमें स्पीच इंटेलिजिबिलिटी, बच्चे में स्पीच इंटेलिजिबिलिटी कितनी है। श्रवण बाधित बच्चों में वाणी समस्या कौन कौन सी है, क्योंकि जो बच्चे अगर कंप्लीटली डेफ है, बिल्कुल ही सुन नहीं सकते, तो उनका वाणी एवं भाषा विकास समझ लीजिए बहुत ही कम होगा। परंतु जो बच्चे हार्ड ऑफ हेयरिंग है, मतलब श्रवण यंत्र के द्वारा सुन सकते हैं, तब भी उन बच्चों के वाणी और भाषा विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो एक सामान्य बच्चों के तरह वाणी को बोल नहीं पाते हैं, वाणी को सही से सुन नहीं पाते हैं, तो सही से उनको उच्चारित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता सामान्य बच्चे की तुलना में कम होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं अगर बच्चे में श्रवण दिव्यांगता है तो उसमें कहीं ना कहीं दोष पाया जाएगा, भले वो उच्चारण के दोष हो या वाणी दोष हो, उच्चारण दोष हो, वाणी दोष हो, आपका पिच लाउडनेस एंड क्वालिटी बच्चे के इफेक्टेड हो। इसमें हम लोग ने इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, प्यूबरफोनिया क्या है, एंड्रोफोबिया क्या है, मोनोटोनस पिच किसे कहते हैं, पिच ब्रेक किसे कहते हैं। प्यूबरफोनिया फीमेल लाइक वॉइस, याद रखिएगा।
पीबरफोनिया में जो मेल की वॉइस है वो फीमेल लाइक हो जाती है, मतलब एक आदमी की आवाज एक औरत जैसी। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्यूबरफोनिया। और एंड्रोफोबिया, इसमें मेल लाइक वॉइस, कोई फीमेल है और उसकी वॉइस किसी भी कारणवश बच्चे उसकी वॉइस कैसी हो गई है, एक फीमेल की वॉइस एक मेल जैसी हो गई, उसे एंड्रोफोबिया कहते हैं। मोनोटोनस पिच किसे कहते हैं? मोनो मोनोटोनस पिच होता है एंड्रोफोबिया, मोनोफोबिया, मोनोटोनस पिच का तात्पर्य यह है कि उसमें एक ही लय में अलग अलग स्थानों पर आवाज का निकालना। उसके बाद हमारा पिच ब्रेक, जैसे कोई व्यक्ति है बात करते समय उसकी आवाज बीच बीच में से ब्रेक होती है, जैसे हकलाने वाले व्यक्ति क क क क का पर ही रुक गया, वो क्या है? पिच ब्रेक डाउन हो गया, अर्थात उसकी आवाज सुनने में सामान्य नहीं लगी। असेंडिंग पिच होता है, डिसेंडिंग पिच होता है, लेकिन इतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में। बस ये पूछा जाता है कि वॉइस डिसऑर्डर किसे कहते हैं या स्पीच डिसऑर्डर किसे कहते हैं। उसके बाद है लाउडनेस प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसे कहां तक डिस्क्राइब किया जा सकता है? इसमें माइक्रोशिया क्या होता है, एनोशिया क्या है, माइक्रोफोनिया क्या है, एंड्रोफोबिया क्या है, इस तरह के एक शॉर्ट नोट्स हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अफोनिया, अफोनिया का यहाँ टॉपिक क्या है? अफोनिया, कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गले में किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन हो जाता है व्यक्ति में, तो उनकी आवाज क्या होती है? कुछ समय के लिए बिल्कुल चली जाती है, मुंह से आवाज निकल ही नहीं पाती। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अफोनिया, कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस। उसके बाद है क्वालिटी प्रॉब्लम, जैसे गुणवत्ता दोष। यह एक ऐसा दोष होता है जिसमें बच्चे की आवाज की गुणवत्ता सामान्य के जैसी नहीं होती है, बल्कि थोड़ी अलग हो जाती है, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, एक सामान्य वाणी जैसी नहीं निकल पाती है। उसके बाद इसमें भी कई प्रकार की कंडीशन होती है। इसमें व्यक्ति की नेजल वॉइस हो जाती है, बच्चे के व्यक्ति का आवाज कैसा होता है, इसमें भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नेजल वॉइस क्या है, बच्चे की क्या है, आवाज नाक से निकलती है। जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो लंग्स के द्वारा जो भी सांस लेके हवा ली जाती है वो धीरे धीरे क्या होती है, हमारी ओरल कैविटी से बाहर निकलती है। जब ओरल कैविटी से बाहर निकलती है तो हम ओरल कैविटी के द्वारा उस आवाज को ज्यादा बोलते हैं, लेकिन यही कंडीशन अगर हम अपने नोज के थ्रू ज्यादा हवा को बाहर निकालते हैं तो वो वॉइस कहीं ना कहीं हमारी नेजल वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है और वो एक नेजल वॉइस की तरह निकलती है, इसे हम नेजल वॉइस कहते हैं। उसके बाद है ब्रीथनेस वॉइस, यानी ब्रीदिंग वॉइस। जैसे बहुत लोग बोलते समय क्या करते, हाफते हैं, जैसे मैंने ये कार्य किया, तो क्या है उसकी वॉइस कैसी है, ब्रीदी वॉइस है, मतलब वो बोलने के दौरान सांस ले लेकर के बोल रहा है। उसके बाद है हर्सनेस वॉइस, जैसे कभी हमें सर्दी जुकाम या किसी प्रकार का इंफेक्शन होता है तो जो हमारे लंग्स के द्वारा जो वोकल फोल्ड में से जो हवा निकलती है और ओरल कैविटी से जो बाहर निकलती है, चूंकि हमारी इंफेक्शन है तो वो वॉइस कैसी है, खरखराहट जैसी, हार्सनेस आवाज निकलती है। तो इस तरह की वॉइस को हम हार्स वॉइस कहते हैं। ये हमारी कई प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज हैं।
इन सभी पर एक शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आता इन पर। उसके बाद बात करते हैं एरर ऑफ सुप्रासेगमेंटल। सुप्रासेगमेंटल पे कौन कौन से एरर होते हैं, इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अटिकंठ तात्पर्य क्या है? कंठ से निकलने वाली जो ध्वनि, जो बोलने के दौरान कंठ से निकलने वाली ध्वनि, जो होने वाले परिवर्तन, जो स्थान और स्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ में परिवर्तित हो जाए, उसे सुप्रासेगमेंटल कहते हैं। ये भी वाणी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। स्ट्रेस एरर, इंटोनेशन एरर, फेज एरर, फेजिंग एरर, इस तरह की इसमें पूछा जाता है। उसके बाद है स्पीच इंटेलिजिबिलिटी। इस पे मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया भी था अच्छे से। इस पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी क्या होती है और इसको परिभाषित करिए। जैसे कि ये वाणी, शुद्ध वाणी उच्चारण और स्पष्टता के लिए सुप्रासेगमेंटल और सेगमेंटल दोनों का संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों रूप से सही होना बहुत आवश्यक है। वाणी का जो गुण है सुप्रासेगमेंटल और सेगमेंटल दोनों ही गुण का कार्यात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से दोनों ही रूप में सही होना चाहिए। शब्दों पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, उन शब्दों पर अधिक जोर देना चाहिए जो शब्द इंपॉर्टेंस हो बोलने के दौरान, उन पर अधिक स्ट्रेस प्रेशर देकर के बोलना। अब यूनिट नंबर 4 में बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ स्पीच इन टर्म्स ऑफ वॉइस, आर्टिकुलेशन एंड सुप्रासेगमेंटल। वाणी की एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उच्चारित आवाज अतिकंठात्मक रूप से मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसमें फोनोलॉजिकल स्टेज और फोनेटिक लेवल स्टेज, अभी लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नॉन सेगमेंटल इवैल्यूएशन क्या होता है? यूनिट नंबर 5 डिफरेंस मेथड, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पीच ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या होती है, लिंक्स अप्रोच क्या है, ये सारे इन पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास ठीक लगी होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन सभी प्रश्नों को यहाँ समाहित करेंगे या उन सभी प्रश्नों पर यहाँ डिस्कस करेंगे जो प्रश्न हमारे लास्ट 5 इयर्स आ चुकी है। स्पीच प्रोडक्शन एंड स्पीच डेवलपमेंट के लिए जो भी क्वेश्चंस हमारे लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उन सभी पर डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को आपको बताएंगे।